अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक खटक है। डिस्ट्रिक्ट करक से मेरा ताल्लुक़ है। आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो एक जवान लिखारी हैं। नावल लिखते हैं, अफसाना भी लिखते हैं। सोशल मीडिया पे उसकी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग भी है। डिस्ट्रिक्ट करक से उसका ताल्लुक़ है और जैसे आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट करक ने बड़े नाम पैदा किए हैं अदब के लिहाज से, अदब के मैदान में, जिसमें प्रोफेसर प्रशांत खटक साहब, प्रोफेसर वक़ारुल मुल्क साहब, प्रोफेसर ज़फ़र खटक साहब, सैयद हसन उस्ताद, ये बड़े नाम पैदा किए हैं डिस्ट्रिक्ट करक ने। तो आज मैं आप सबकी मुलाकात करा रहा हूँ जनाब आरिफ खटक साहब से, जिनका अभी करंटली एक नावल शाया हो चुका है ऑलरेडी, जिसका नाम है चुटकी। और हम सब के लिए खुशी की बात यह है और एक फ़ख्र की भी बात है कि ये नावल अभी पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से भी शाया हो रहा है, लखनऊ से शाया हो रहा है। तो आज हम खटक साहब से, आरिफ खटक साहब से उनकी इन सारी काविशों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली सोशल मीडिया पे शाया नहीं होती, और वो ख़ुद भी जो है ना अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को शेयर करने में। तो आज इन सब पे बात होगी आरिफ खटक साहब से। तो आरिफ खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो आरिफ खटक साहब, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि आपकी ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताएं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए और आपकी बुनियादी तालीम कहाँ पे आपने हासिल की। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में से एक बड़ा पसमानदा ज़िला है, कुदरती वसाइल से मालामाल, मगर बदकिस्मती से पसमानदगी उसकी नसीब में है सदियों से। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट करक से है, ज़िला करक से, और ज़िला करक के इंतहाई ही पसमानदा तहसील बांडा शाह के एक छोटे से गांव द्रिशखेल पाला का रिहायशी हूँ। बुनियादी तौर पर मेरी इब्तिदाई तालीम पाला के एक प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई थी, और 3 साल की उम्र में मैं पहला बच्चा था जो स्कूल बड़े शौक़ से जाता था। और उसके बाद फिर एजुकेशन मेरी कैडेट कॉलेज रज़मक से हुई, और फिर मैंने मास्टर पाकिस्तान से करने के बाद डॉक्टरेट मैंने मास्को से किया, और अपने पीएचडी के थीसिस मैंने फ्लोरेंस पब्लिक यूनिवर्सिटी इटली से मुकम्मल किए। तो बहुत लंबा सफ़र है। इस सफ़र को पूरा करने के लिए हौसले और जिस लगत की ज़रूरत थी, बलाशुबा मैं इसके कायल तो नहीं हूँ कि मैं सारा क्रेडिट ख़ुद को दूँ, तो बलाशुबा इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद साहब का और मेरी वालदा का है, क्योंकि मेरी वालदा ने 1967 में मैट्रिक किया था कराची से, और मेरे अब्बा जो थे वालिद साहब, वो ख़ुद 83-84 में डबल मास्टर थे तारीख़ और इस्लामियात के अंदर। तो एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ है मेरा, और लेकिन बुनियादी तौर पर मैं इंतहाई गरीब ख़ानदान से हूँ। जी, अच्छा, आप ये बताएं कि अदब की तरफ आपका आना कैसे हुआ? देखिए, अदब की तरफ कभी आया नहीं जाता मुश्ताक। अदब एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है जो हर इंसान को नहीं दी जाती। जिस तरह हर बंदा शायर नहीं बन सकता, इस तरह हर बंदा अदीब नहीं बन सकता। तो अदब में आपको सीखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अदब में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका मुताला जो हो वो सबसे वसी हो, आपको दस्तरस हो अलूम के ऊपर, मुख्तलिफ़ अलूम के ऊपर। तो मैं बचपन से मुशाहिदात मेरे काफ़ी तेज़ थे। जिस सोसाइटी का मैं हिस्सा रहा हूँ, उस सोसाइटी में मैंने आपको अगर मैं बताऊँ कि मैंने बकरियां भी चराई है पहाड़ों पे, मैंने लकड़ियां भी अपने सर पर काट कर मैं अपने घर लेकर आया हूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। तो मेरे अंदर बच्चों में एक ख़ास खूबी ये थी कि मैं बचपन में किसी के साथ मेरे उठना बैठना ऐसा नहीं होता था, और मैं तबीयत का बहुत ज़्यादा हसास था। तो जब मैं कैडेट कॉलेज चला गया, वहाँ मेरी एजुकेशन हुई, तो मैं अगाथा क्रिस्टी को, मैं 8वीं क्लास में मैंने अगाथा क्रिस्टी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद शर्लॉक होम्स पे चला गया, और फिर मास्को जब गया तो मैंने मैक्सम गोर्की को बहुत करीब से पढ़ा, और मैंने उस सोसाइटी को समझते हुए मैंने मैक्सम गोर्की का नावल माँ को बड़े करीब से पढ़ा। तो उर्दू अदब में मैं हादसाती तौर पर आया हूँ, क्योंकि 2013-14 के अंदर अफ़गानिस्तान में कुछ फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद जो इंसानियत की तज़लील दी कि मैंने, तो मुझे डिप्रेशन ने आन गिरा। फिर एक मेरे रूहानी उस्ताद होते हैं, लाला सहराई के नाम से लिखते हैं, फैसलाबाद के, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। तो मैं जब कमेंट्स करता था तो फिर वो मुझे लिखाई की तरफ लेकर आया, नावल की तरफ महमूद फ़याज़ साहब लेकर आए,
और अफसाना निगारी तो बस ये है कि मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मैं शायद बहुत आला पाया का अफसाना निगार हूँ या नसर निगार हूँ या तंज़ो मज़ाह। बुनियादी तौर पर मैं तंज़ो मज़ाह बहुत ज़्यादा करता हूँ, तंज़ो मज़ाह लिखता हूँ। लेकिन मेरे तंज़ो मज़ाह और यूसुफ़ी की तंज़ो मज़ाह में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि यूसुफ़ी लिमिट्स का कायल है, हदूद का कायल है। मैं हदूद से बाहर जाकर तंज़ो मज़ाह करता हूँ। और मैंने हमेशा अपनी सोसाइटी को ही तख्ते मश्क बनाया है, अपनी पश्तून सोसाइटी को। तो मेरे पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि अगर मैं कहूँ कि उन कैरेक्टर्स को पूरा करने के लिए मुझे मज़ीद 1000 साल भी जीना पड़े तो शायद वो कम होगा। तो मेरे पास अदब के हवाले से मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो नहायत ही ज़रखेज़ हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने अपने आबाई इलाके में कुछ स्टेज शो भी मुनक्किद कराए हैं। आपने अभी बताया कि हमारा इलाका जो है बहुत पासमानदा है और इस तरह की चीज़ें बड़ी मायूब से समझी जाती हैं मोस्टली। तो ये कैसे हुआ और इस सिलसिले में आपको क्या रुकावटें पेश आईं? मैंने आपको बताया कि एक गरीब का बच्चा जब कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ उठना बैठता है, तो एक एक पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो 96-97 में जब मैं अपने गांव आता था तो हमारे गांव इतना गरीब है कि वहाँ पे आज भी औसत आमदनी जो होती है एक बंदे की वो 300 रुपये पर महीने से हर माह जो एक फ़ीकस आमदनी है वो है। तो मैं उन लोगों को देखता था तो गांव में बड़े बूढ़े हमेशा बंदूक लेकर निशानाबाजी की मशक़ें करते थे। तो जिसके ऊपर बलाशुबह नई नस्ल का वो इसका बहुत गलत इंप्रेशन लेते थे। तो मैंने सोचा कि मैं उमर शरीफ के स्टाइल में कोई स्टेज शो क्रिएट कर देता हूँ, इनके लिए खुशी को कुछ लम्हात बनाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से तो वालिद साहब का पूरा सपोर्ट था, वालदा के भी सपोर्ट था। तो मैंने उस ज़माने में अपने ही पसमानदा इलाके में मुख्तलिफ़ अदाकारों को मैंने चुन कर निकाला, उनके लिए स्क्रिप्ट लेके, उनके लिए मज़ाहिया ड्रामे लेके जिनका ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी से था, क्योंकि मैं पैसे हुए तबके की नुमाइंदगी करता हूँ। तो वो तंज़ो मज़ाह के अंदर मेरे वो ड्रामे नहायत ही मशहूर हुए और लोग आकर उसको देखने लगे। और ये सिर्फ हम ईद की ईद करते थे। और मुझे अभी भी याद है, हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो कभी एक बंदे के पास जाकर हम उससे 50 रुपये का चंदा लेते थे, कभी 60 रुपये का चंदा लेते थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मजाक मजाक के अंदर मेरे वो स्टेज शोज़ जो हैं वो इतने कमर्शियल हो जाएंगे कि करक बाज़ार में या खुरुम बाज़ार या बादरखेल बाज़ार के अंदर उनकी बाकायदा VHS ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट्स जो होती थी वो किराए पे लोग चलाते थे। तो बाद में फिर एजुकेशन के हवाले से उनसे मेरा नाता टूट गया, क्योंकि मैं कुछ सेपरेट करना चाह रहा था, कुछ अलग करना चाह रहा था अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं उनके लिए कुछ खुशियों के कुछ एक ऐसे मौक़े पैदा करूं कि जिसमें उनको थोड़ी सी खुशी मिले। तो शायद मेरे अंदर वही अदीब बैठा हुआ था, लेकिन उस ज़माने में मैं उसको पहचान नहीं सका। तो पहले जब स्टेज शो करता था, आज लिखता हूँ। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, हाल ही में आपका एक नावल चुटकी के नाम से आया हुआ है और आपको वैसे बहुत मुबारक भी हो, क्योंकि मैंने सुना है कि ये हिंदुस्तान से भी, ये भी वहाँ से लखनऊ से शाया हो रहा है या शाया हो चुका है, आप इसकी तस्दीक कर लेंगे। तो ये ख़ुद नविश्त की तकनीक में लिखा गया है। इस नावल को मुकम्मल करने में आपको कितना अरसा लगा? चुटकी जो है वो बेसिकली एक करेक्टर है, क्योंकि मैंने मास्को में बहुत टाइम गुजारा, मैंने अपने गांव में बहुत गुर्बत देखी। इसमें एक ऐसे बच्चे की दस्ताने जस्तजू है कि वो गुर्बत से लेकर पहाड़ों में बकरियां चराता हुआ वो आगे निकल जाते हैं। डेफिनेटली आप इसको ये नहीं कह सकते कि मेरे खुद नवेश थे, लेकिन हर नावल निगार हर करेक्टर के अंदर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली कुछ वाक़यात और हादसात ऐसे हैं कि इसमें आपको लगेंगे कि शायद इनका मुझसे कोई ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नावल था, मैं उस नावल का करेक्टर बना हूँ। तो उसमें एक बच्चे की जदोजहद थी, एक गरीब बच्चे की जो अपने मुल्क से निकल कर वो आला तालीम के लिए बाहर जाता है, फिर उसको वही इंसानी मोहब्बत जो कि इस उम्र में फ़ितरी जज्बा है, लेकिन वो अपनी मजबूरियों से इतना मजबूर होता है, वो अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपने बाप की गुर्बत से इतना मजबूर होता है कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे जाता है। लेकिन नावल के आखिर में फिर पता चल जाता है कि असल में जो कुर्बानी उस लड़की ने दी थी उसको डर और बुज़दिली कहा जाता है, लेकिन जो लड़की की कुर्बानी थी जिसने 20 साल इंतज़ार किया अपने हीरो का, तो उस किरदार को बलाशुबह चुटकी जिस किरदार का नाम था तो वो अमर हो गई। पाकिस्तान से ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान में जैसे पहले एडिशन इसका आया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान से काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया, मगर हमारी रिवायती दुश्मनी ने इस नावल तक हिंदुस्तानियों की पहुंच नामुमकिन बना दी।
तो अभी लखनऊ से पारेख पब्लिशर्स जो है शहूदुल हसन साहब, इन्होंने इस नावल को छापने की ठान ली है ताकि हिंदुस्तान में भी ये नावल यकसा लोगों को दस्तयाब हो। तो अभी इसका तर्जुमा भी कंप्लीट है, इसको अंग्रेज़ी के अंदर भी इसको लेकर आ रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हो रहा है। तो नावल चुटकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पज़राई मिली और इससे मुझे एक हौसला मिला कि मैं मज़ीद अपने जो 7 किताबें मेरी जो ज़ेर तबाद हैं तो उनको मैं मुसलसल इशाअत की तरफ लेकर आ जाऊँ। ठीक, आपने इससे पहले कोई नावल पढ़े और किसने आपको मुतासिर किया? बदकिस्मती से मैंने कोई नावल नहीं पढ़ा। ये बहुत अजीब सा सवाल होता है दोस्तों का, पे जानने वालों का, करीबी परिस्तारों का, कि वो मुझे समझते हैं कि शायद मैं किसी मखसूस गरोह या नज़रियात के ताबे हूँ या मैं किसी राइटर को मैंने देखकर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने उर्दू अदब बहुत कम पढ़ा है। मैंने ज़्यादातर जो अदब पढ़ा है वो मैंने रूसी लिटरेचर पढ़ा है। मैक्सम गोर्की ने मुझे जब मैं 2001 में मास्को गया तो 2002 में मैंने मैक्सम गोर्की को पढ़ना शुरू किया, उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने पढ़ना शुरू की। उसकी माँ नावल है उसका माँ, उसको मैंने इतने डीपली पढ़ा मैक्सम गोर्की को कि फिर मैं समझा, मैंने कहा शायद नावल इसे कहते हैं जिसमें इंसानी एहसासात और जज्बात से ज़्यादा जो पिसे हुए तबके हैं उनके नुमाइंदगी कैसे की जाती है। मैक्सम गोर्की ने इस नावल को एक तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखा था। उस वक्त कम्युनिज़म एक फ़ैशन था, मगर मुझे मैक्सम गोर्की का अंदाज़ बहुत पसंद आया क्योंकि वो इंतहाई तलख़ लिखते थे और इंतहाई कड़वा लिखते हैं। तो मेरे जो नावल में है उसमें भी आपको गोर्की कहीं ना कहीं से उसकी झलक नज़र आएगी। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं गोर्की को फॉलो ना करूँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी नावल नगारों की हम बात करते हैं तो मैंने पाकिस्तानी नावल नगारों को बहुत कम पढ़ा है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर रिवायती मोहब्बत की दास्तानें होती हैं। अगर आप शायरी भी उठा के देख ली तो सिवाय फैज़ अहमद फैज़ के आपको कहीं भी शायरी के अंदर आपको हमेशा तनू मिलेगा, तो शायरी के अंदर भी आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। तो इस तरह नावल के अंदर भी हमारे यहाँ कमर्शलिज़म बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान में मुझसे आप पूछें कि मैं किससे ज़्यादा मुतासिर हूँ तो मैं कहूँगा कि बलाशुबा यूसुफ़ी जो है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, वो मेरे रूहानी असातिज़ा में से हैं। उनके साथ भी तारुफ़ मेरा बड़ा अजीब हुआ। बच्चे की कुछ किताबें थी, कराची गुलशन इकबाल कबाड़ी मार्केट से लेने गया था, तो वहाँ मैंने इत्तेफाकन देख लिया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के आबे गुम को। तो मुझे वो पश्तून कबाड़िया ने ऑफ़र कर दी कि वो 20 रुपये में ये किताब मुझे बेच सकता है। तो मुझे कर्नल अशफाक हुसैन, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, और फिर बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि उर्दू के अंदर तो बहुत काम हुए हैं नावल नसर के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर मुझे नसर अच्छा लगता है, नावल लिखने से मैं नसर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मुमताज़ मुफ्ती साहब हैं, उनकी कुछ मुझ पर ये भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि मेरी लिखाई में आपको मुमताज़ मुफ्ती साहब मिलेंगे। मंटू को भी मैं, ज़ाहिरी बात है, सादत मंटू को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इसकी भी मुझ पे छाप लग चुकी है, मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं मंटू की तरह लिखता हूँ। मैंने मंटू का सिर्फ एक अफसाना पढ़ा था सन 1999 में। उस अफसाने में मैंने टंडा गोश्त पढ़ा था। मंटू का अफसाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि लोग हंस उठाते हैं उसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं, लेकिन मंटू ने बहुत बेबाकी से लिखा। मंटू का एक और अफसाना मुझे बहुत अच्छा लगा, टोबा टेक सिंह। उसमें भी एक तबकाती निज़ाम और जब सरहदों की तकसीम होती है तो इंसान के रवैयों को ऊपर, इंसान के ऊपर जिसके असरात होते हैं, तो जिस खूबसूरती से मंटू साहब ने उसको डिस्कस किया है, मैं नहीं समझता कि शायद मैं उस पाए का बंदा हूँ कि मैं उन अलमियों को कलमबंद कर सकूँ। तो बहुत कम लोगों को मैंने पढ़ा है उर्दू के अंदर। हालांकि 2 बंदे ऐसे हैं, 3 बंदे, कर्नल अशफाक हुसैन, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और मुमताज़ मुफ्ती, जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना है मैंने इनसे। जी। अच्छा, आपका जो ताल्लुक़ है, जिस खित्ते से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पश्तो ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन आप लिखती उर्दू में। ये सवाल भी तकरीबन हर कारी के जहन में आता है कि उर्दू क्यों, यानी आप उर्दू में ही क्यों, पश्तो में आपने कभी तबाह आज़माई नहीं की? और इसके साथ मेरा एक और भी क्वेश्चन ऐड कर लें कि आपका शेर व शायरी के साथ कोई मेरे ख्याल में ताल्लुक़ नहीं है, आप सिर्फ नसर लिखते हैं। जहाँ तक उर्दू ज़बान में लिखने की बात है तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मैंने उर्दू को क्यों, इस मीडियम को मैंने क्यों चुना। तो उसके काफ़ी सारे वजूहात हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में
उर्दू मीडियम जो है वो अकाई समझी जाती है। उर्दू ज़बान जो है तो उसको पंजाबी भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, सिंधी भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान के बलूची भाई भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पश्तून भी इस वक्त काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उर्दू के ऊपर है। तो मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए था कि मैं सिर्फ पश्तो ज़बान में लिखकर एक 5% जो मेरे पास एक गिरोह है पश्तो ज़बान समझने वाले, और उसमें भी 1% ऐसा गिरोह है जो कि अपना वक्त जो किताबों को देता है। तो मैं अपने नज़रियात को, अपने नसर को इतना महदूद नहीं रखना चाह रहा था कि मैं पश्तो की तरफ तवज़माई की तरफ आता। तो मेरे लिए सबसे आसान ये था कि मैं उर्दू के अंदर मैं अपने नसर को लिखूँ, अपनी नावल निगारी और अपने जितने भी लिटरेचर हैं। हालांकि मुझे उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश में लिखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान की जो खूबसूरती है, उर्दू ज़बान में जो तसलसल है, उर्दू ज़बान में जो जज्बात को ज़बान देने के जो तरीक़े राइज हैं, वो मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया की किसी भी ज़बान में नहीं है। जो शाइस्तगी, जो खूबसूरती, जो नज़ाकत उर्दू ज़बान को अल्लाह ने दी है। तो शायद उर्दू जो है वो मेरे लिए एक नेमत है अल्लाह की तरफ से कि मैं उसमें अपने मीडियम को, अपने अपने लोगों को मैं मुखातिब कर सकता हूँ। रही बात पश्तो ज़बान में लिखने की, तो इंशाल्लाह मेरे कुछ नावल्स आ रहे हैं जिसमें शेरबानो है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि मैं पश्तो ज़बान में उसको ट्रांसलेट करा कर अफ़गानिस्तान यूनिवर्सिटी काबुल पख्तून को मैं तोहफ़ा करूँ पाकिस्तान की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से। शेर व शायरी की जहाँ तक आपने बात की, तो क्लास 7वीं से लेके 8वीं तक मुझ पर यह भी हुआ था। मेरे पास पूरा एक दीवान है जिसको मैं कह सकता हूँ दीवान मैंने उस ज़माने में लिखा है पश्तो शायरी, लेकिन उस शायरी के अंदर भी मैंने हमेशा तबकाती निज़ाम से, लेकिन तबकाती निज़ाम को आप ये ना समझे कि मैं किसी मखसूस नज़रिए की बात करता हूँ। तबकाती निज़ाम को मैं समझता हूँ हमारी पश्तूनों में औरत ज़ात के ऊपर जो ज़्यादतियाँ होती हैं और जो उसके ऊपर जुल्म होते हैं, उनकी औरत की जो हकूक़ की जो हक़तलफ़ी होती है। तो मेरे 7वीं 8वीं क्लास में एक बच्चा जो था वो उस वक्त भी अपनी माँ को देख के, अपनी चच्चियों को देख के, अपने रिश्तेदार और ख़वातीन को देख के वो इतना हसास बन चुका था कि मेरी उस शायरी के अंदर भी हमेशा जावेजा औरत की बेतौकीरी की बात की गई है, उसका रोना रोया गया है। लेकिन फिर मेरे एक रिश्तेदार, मेरे एक भाई हैं छोटे, फिर उसने किया कि उस में से मखसूस नज़में निकाल के अपने नाम से FM मरवत लकी मरवत आई थिंक कोई नशरियाती इदारा है KPK में, तो वहाँ से उसने अपने नाम से काफ़ी सारे मेरे जो गज़लें थी वो उन्होंने कर दी। लेकिन मैंने कभी उसको ये नहीं जतलाया कि मुझे इन सब चीज़ों का पता है। बिलाशुबा शेर व शायरी जो है वो बहुत नज़ाकत वाला मैदान है और बहुत मुश्किल मैदान है, तो मैंने कभी शेर व शायरी को चुनने की मैंने कोशिश नहीं की, और न मेरी ख्वाहिश है कि मैं शेर व शायरी में आ जाऊँ, शायद मैं उसे इंसाफ न कर सकूँ। अच्छा, आपके ख़्याल में आजकल के दौर में जो अफ़साना लिखा जा रहा है या नावल लिखा जा रहा है, तो उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं कि कितना अच्छा लिखा जा रहा है? मुश्ताक साहब, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस पोजीशन में आया हूँ कि मैं किसी अफ़साने या किसी नावल के लिए मैं उसका तनकीद निगार बन जाऊँ या मैं उसको पढ़ूँ। मैं कहता हूँ कि शायद अगर 100 बंदे लिखेंगे तो 100 बंदों में से 5 बंदे ऐसे होंगे कि इस मुकाबले के दौड़ में बाकी रह जाएंगे, बाकी जो हैं वो अपनी इस्लाह करेंगे। तो मुझे रिवायती जो अफ़साना निगारी होती है, मुझे कभी भी वो मुतासिर नहीं कर सके, आज तक मुझे ज़ाती तौर पर कभी भी मुतासिर नहीं कर सके, क्योंकि मैं मौज़ूआत के अंदर तब्दीली चाहता हूँ। मुझे एक सेपरेट मौज़ूआत चाहिए। 9/11 के बाद पश्तून सोसाइटी, पश्तून अफ़गानिस्तान के ऊपर सरहदी इलाकों में जितना पश्तूनों के साथ हुआ है, जितना पश्तून अलमी और इंसानी अलमियों से दुचार हुए हैं, शायद मैं नहीं समझता कि मेरे पास रिवायती मोहब्बत के लिए, रिवायती इश्क के लिए, रिवायती मसाइल के लिए मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इंसानी अलमियों को फरामोश कर सकूं। क्योंकि बदकिस्मती से मैं जनरेशन 1 से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूं, तो मुझे पता है कि इस वक्त मेरी सोसाइटी पे क्या गुज़र रही है, मेरे माशरे पर, मेरी पश्तून औरतों पर क्या गुज़र रही है। तो बिलाशुबा मुझे शायद ये मोहब्बत वाले अफसाने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना कर सके, क्योंकि एक बेरी के दरख्त के ऊपर जब 5 भाई कत्ल होते हैं, सर से दुपट्टा सरकने के इल्ज़ाम के ऊपर जब माँ बेटियों को गोलियों, गैरत का नाम देकर गोलियों से चलनी कर दिया जाता है, जब आप एक गड़ा पानी के लिए, जब आपकी माँ 3 गड़े पहाड़ों में अपने सरों पर रख कर जब वो मीलों दूर से सफ़र करके आपको पानी पिलाने के लिए वो आपके लिए काम करती है, अपने शौहर को खुश करने के लिए
कि तुम्हें मजदूरी करने के बाद भी वो अपने शोहर को खुश करने के लिए करती है, लेकिन फिर भी हमेशा कुर्बानी औरत से मांगी जाती है। तो शायद मुझे फिर रिवायती अफसाने या रिवायती नसर मुझे इतना मुतासिर नहीं कर सकेगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया। तो मेरे पास जब तक इन करेक्टर्स से जान छुड़ाने के लिए मैं नहीं लिखूंगा, तो शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी को ये कह सकूं कि आपने अच्छा लिखा या बुरा लिखा। जी खटक साहब, क्योंकि आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर, और आपकी निजी लाइफ, आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया, मैं सोशल मीडिया के अंदर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कभी नहीं लेकर आता। मेरी वाइफ की तस्वीरें, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को लोगों से छुपाना चाहता हूँ या मैं तंग नज़र हूँ। मैं जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, शायद मैं पहला बागी बंदा हूँ जो मैंने ऐसे काम किए हैं, शायद आपके नॉलेज में हो, जो आज तक कोई पश्तून सोच भी नहीं सके। तो मैं तंग नज़र नहीं हूँ। मेरी वाइफ जो है वो ख़ुद PhD स्कॉलर हैं, वो ख़ुद पढ़ाती हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पब्लिक की तरफ लेकर आ जाऊँ। फ़ैन फॉलोइंग मेरी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने फ़ैन फॉलोइंग के लिए खालिस आरिफ खटक बनना चाहता हूँ। सोशल मीडिया की लाइफ और अपनी लाइफ को मैं कभी भी यकजा होने की इजाज़त नहीं दूंगा, कि उससे बड़ी कम्प्लिकेशंस होती है। मेरे बच्चे हैं, उनकी प्राइवेसी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों को तवाज़ुन दे सकूँ, दोनों को एक हालांकि घर के अंदर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है सम टाइम, जब कोई लड़की कोई कमेंट्स करती हैं या कोई लड़की कोई इस तरह आ जाती है, तो मैं बीवी को हंस कर ये बता देता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, तो कहती है कि अंदर से मैं एक औरत भी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आपके सामने है। मैंने बताया कि मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अभी मेरे नावल आने वाला है, इसे आप एक पश्तून 10 साल मासूम चरवाहे बच्चे का आप ऑटोबायोग्राफ़ी कह लें। तो उसमें से मैंने जो चीज़ें लिखी हैं, जो मैं मंजर आम पर ला चुका हूँ अपनी सोसाइटी की। असल में पाला मेरा गांव है, तो ये पाला है, और इंग्लिश में जो इस नावल का तर्जुमा हो रहा है वो दीपाला के नाम से हो रहा है। तो उसमें वो बच्चे अपने मासूम अल्फाज में आपको जिस तरीके से मुखातिब करके आपको मसाइल की तरफ आपको बताता है, तो वो बलाशुबा वो मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने बकरियां चराई है, मुझे पता है कि एक चरवाहे की क्या मुश्किलात होती हैं। मुझे पता है कि आपकी वालिद की सैलरी आपके घर के लिए पूरी नहीं हो रही हो और आप मेहनत मजदूरी करते हैं। 14-15 साल की उम्र में आप मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आप गन्ने काटते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपके हाथों में चाले बनते हैं, मगर आपको उस मकसद को फरामोश नहीं करते जो आपके जहन में है। तो शायद मेरी बहनों की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर मामले के अंदर, और मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को, मरहूम को, कभी मायूस होने का मौका न दूँ। जिस तरह आपने बताया, आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं और आप एक बाप भी हैं, इसके साथ साथ आपकी एक पेशेवराना ज़िंदगी भी है, आप नावल निगार हैं, अफसाना निगार। तो ये तवाज़ुन कैसे रखते हैं, इस बैलेंस कैसे रखते हैं लाइफ में? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर सहाफ़ी भी हूँ, मैं कालम निगार भी हूँ। पश्तून सियासत के ऊपर मेरी गहरी नज़र होती है, और साथ में मैं बिज़नेस प्रोफेशनल भी हूँ, और साथ में मैं नावल भी लिखता हूँ, नसर भी लिखता हूँ। तो डेफिनेटली हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ता है। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि अपने ख़ानदान का टाइम मैंने अपने नसर को दिया हो और अपने नसर का टाइम मैंने कभी अपने ख़ानदान को दिया हो। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी फ़ैमिली का कि मेरी फ़ैमिली ने कभी मुझे इन चीज़ों पे मजबूर नहीं किया कि वो बिला जवाज़ या बिला वजह वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करके मुझे डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको अपने लिमिट्स में रखूँ, खा वो मेरे लिखने पढ़ने का वक्त हो या मेरी फ़ैमिली का वक्त हो। जी, क्या अदब जो है ये माशरे का आकाश है, और अगर है तो क्या अदीब जो है वो किसी माशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अदब जो है ना, ये माशरे की अक्कासी में से नहीं कहूँगा, अदब ने माशरों की बुनियाद रखने में मदद की है। अदब हज़ारों सालों से है, क्योंकि जब आप अदब लिखते हैं तो आप सोसाइटी के पैरामीटर्स को, डायनेमिक्स की हदूद का तयन करते हैं। तो अदब, अगर आप अपनी
किसी भी सोसाइटी, भले वो मगरबी सोसाइटी हो, हमारी मशरकी सोसाइटी हो, अगर आप उसमें से अदब को अगर आप मन्हा कर लें तो वही चीज़ें बनती हैं जो अफ़गानिस्तान में हो रही है, वही चीज़ें फिर वजूद में आएंगी जो कि इराक़ में हो रही हैं। अब ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे अदब ने नहीं किया, लेकिन अभी जो मेंटेलिटी वहाँ पे ग्रो कर रही है नाइंसाफ़ियों की वजह से, तो यहाँ पे अदीब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अदीब जो होता है वो दरअसल माशरे का नवाज होता है। तो आपकी अदीब को बेहतर पता होता है कि माशरे के डायरेक्शन या माशरे के असूलों का वज़ह जो है वो कैसे तय करना है, ये अदीब का काम है। तो बिलाशुबा आप अदब और अदीब को जो है वो माशरे से अलग रखने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि माशरे की तश्कील उस वक्त नहीं होती जब तक आपका अदीब उसका हिस्सा ना हो, जब तक अदब उसका हिस्सा ना हो। जी। अच्छा, आप जिस तरह आप कह रहे हैं आपका जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट करक से है, बहुत पासमानदा ज़िला है, अदब के हवाले से वहाँ पे कोई काम हो रहा है और आप कोई ऐसा ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म दें? बदकिस्मती से मैं मेरी उम्र के बिलाशुबा जिस हिस्से में हूँ, क्योंकि 40 के बाद इंसान जो होता है वो नॉस्टैल्जिया की तरफ चला जाता है, माजी परस्ती में चला जाता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस ख़ित्ते से मेरा ताल्लुक़ है जिसने प्रोफेसर परेशान खट्टक को जन्म दिया, जिसने प्रोफेसर ज़फ़र साहब को जन्म दिया, जिसने सैयद हसन उस्ताद जैसे शायरों को जगह दी, जिसने अपनी शायरी से हमेशा मज़लूम तबके की आवाज़ उठाई थी। तो मुझसे पहले जो लोग हैं, अब लतम्बर एक छोटा सा इलाका है हमारे करक का, वहाँ पे अदब के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ पे बाकायदा तंजीम बनी हुई है। इस तरह प्रोफेसर कुदरतुल्लाह खट्टक साहब हैं, किस्मतुल्लाह खट्टक साहब हैं, जो कि नए ज़माने के अदीब हैं, वो जिस तरीके से वो अदब के लिए काम कर रहे हैं, इलाकाई सतह पे अदब के लिए काम कर रहे हैं, और अपने इलाकाई अदब को उनकी कोशिश है कि उसको बैनुल-अक़वामी फ़ॉर्म पर लेकर आ जाएँ। तो कुदरतुल्लाह खट्टक साहब हो गए, ज़फ़र खट्टक साहब हो गए, किस्मतुल्लाह खट्टक साहब हो गए, तो ये लोग जो हैं इस वक्त करक के दरअशंदा सितारे हैं, और बिलाशुबा मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ करीबी काम करूं और अदब की तरवीज में इनका थोड़ा सा भी जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैं इनका हाथ बटाऊं। अच्छा खट्टक साहब, अदब में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, तो आप किसी नज़रिए से वाबस्ता हैं या आप इस चाप से बिल्कुल आज़ाद हैं? मैं इस चाप से बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किसी मखसूस गिरोह या मखसूस नज़रियात का हामिल बंदा नहीं हूँ। सियासी तौर पर वाबस्तगियाँ सबकी होती हैं, वो इंसान का हक़ होता है, मेरी भी होंगी, मगर मैंने उन सियासी वाबस्तगियों को या मजहबी वाबस्तगियों को इतना हावी होने नहीं दिया कि उसका असर मेरे अदब के ऊपर पड़े। क्योंकि देखिए, जब मैं नसर लिखता हूँ, जब मैं कोई नावल लिखता हूँ, जब कोई प्लाट लिखता हूँ, तो वो मैं इंसानों को डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो मेरे पास आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं दाएं बाजू का या बाएं बाजू की नज़रियात का हामिल कोई अदीब हूँ या कोई लिकारी हूँ, या दाएं बाजू की मखसूस नज़रियात का कोई लिकारी हूँ। मगर मैंने आपको कहा कि बदकिस्मती से मैं उस ज़माने का बच्चा था जिस ज़माने में अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी की गई, बहुत बड़े इंसानी अलमिया ने जन्म लिया, वज़ीरिस्तान के ऊपर ऑपरेशन हुई, तो इन चीज़ों को बहुत हम लोगों ने करीब से देखा, पूरी दुनिया मुतासिर हुई। तो मैं दरअसल उन हालात से मुतासिर हुआ एक बच्चा हूँ जिसके हाथ में कलम दिया गया है, तो मैं उन अलमियों पे बात करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि दोबारा हमारे यहाँ वो अलमिया, बल्कि किसी गिरोह, पंजाब में ना हो, बलूचिस्तान में ना हो, सिंध में ना हो, हिंदुस्तान में ना हो, अफ़गानिस्तान में ना हो, तो मैं उन अलमियों से उस हवादिस का मैं शिकार बचा हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं लिटरेचर के अंदर रिवायती मोहब्बत को डिस्कस करने से ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत को इतना डिस्कस किया गया है, शायद मैं समझता हूँ कि शायद मोहब्बत को अब मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं रही। तो अब इंसान की जो अपने मसले मसाइल हैं, इंसान की माशरती मसाइल को डिस्कस करना, उनको बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा खट्टक साहब, आप बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, तो आपका अफसानी मजमुआ कब मंजर आम पर आएगा? मैं दरअसल तंज़ मज़ाह बहुत लिखता हूँ, और आपने सोशल मीडिया पे जो मेरा जो वजह शोहरत है वो मेरे जिसको आप कह सकते हैं कि काबिल एतराज़ अल्फाज और काबिल एतराज़ चीज़ें हैं जो मैं लिखता रहता हूँ। शायद बोल्डनेस है, बट लेकिन जो अफसाने मैंने लिखे हैं पश्तो में, जिस तरह टांगरी है वो भी एक मजबूर औरत की कहानी है, इस तरह जहरीली मोहब्बत है, मियाँ बीवी की रिवायती मोहब्बत की कहानी है, अफसाना है। इसी तरीके से मेरी हिटलर माँ और जुम्मा गुल, तो ये मेरी सोसाइटी के ऐसे किरदार हैं कि इसको बिलाशुबा मैं अफसाना तो नहीं कह सकता और न मैं इसको नसर कह सकता हूँ, बट ये है कि काफ़ी सारे हैं मेरे पास, और इस वक्त 7 किताबें जो हैं वो ज़ेर तबाद हैं मेरी, जिसमें कुछ अंग्रेज़ी किताबें हैं।
तो बिलाशुबा 1 साल के अंदर 4-5 किताबें शाया करना मैं समझता हूँ कि शायद ये ज़्यादती होगी। तो हर साल मैंने एक टारगेट रखा है कि मैं 2-2 किताबें लेकर आऊँ, तो इसमें से मेरे अफसानों का मजमूआ भी आ जाएगा। खटक साहब थैंक यू सो मच। लेकिन आखिर में जाते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नए लिखारियों के लिए कोई मैसेज। अपना मुताला वसी करें। अगर आपके पास मुताला है, अगर आपके पास किताबों के ज़खायर हैं और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बिलाशुबा आप लिखने की तरफ आइए, नसर की तरफ आइए, शायरी की तरफ आएँ। लेकिन जब तक आपके पास मुताला नहीं होगा, क्योंकि देखिए लिखना जो है, लिखना सिर्फ फ़न नहीं है, ये नेमत खुदाबंदी है, बट लिखने के साथ साथ आपके पास वसीम मुताला होना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि आप मखसूस एक दायरे के अंदर आप सर्कल में घूमते रहें और ये कहें कि मैं अपने इलाकाई चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ तो मैं एक अफसाना क्रिएट कर लूँगा। नो, जब तक आपके पास मुताला नहीं होगा तो कोशिश करें कि लिखने से पहले काफ़ी सारा जो टाइम है वो मुताले को दें। क्योंकि अगर आप अयाम जवानी में लिखते हैं तो अयाम जवानी की जो लिखाई होती है वो मैं भी कभी कभार जब अपनी जवानी की चीज़ें जब करता हूँ मुझे खुद हंसी आती हैं। तो विलायत या नबूवत जो है वो भी 40 साल के बाद मबूस की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो मैच्योरिटी लेवल है वो 40 साल के बाद शुरू होती है। तो मैं कहता हूँ, मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये नहीं कि आप 40 के बाद लेकें, इससे पहले भी लेकें, लेकिन अपना मुताला बहुत वसी करें। आप दूसरे सोसाइटीज़ को पढ़ें, दूसरे अदीबों को पढ़ें, दूसरे शोरा को पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि इस वक्त दुनिया में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में लोग किस किस बात को डिस्कस कर रहे हैं। जब आपका मुताला वसी होगा तो बिलाशुबा आपकी लिखाई बहुत बेहतरीन होगी। थैंक यू सो मच खटक साहब, आपने अपना टाइम दिया और हमारे सवालात के जवाब दिए। थैंक यू सो मच।